किम चू धम्मे, यानी कि धम्म क्या होता है। तो अशोक कहते हैं कि अपाशियाने बहुकयाने दया दाने सचे साचवे माधवे साधवे च। तो अशोक कहते हैं कि ये सब चीजें अगर आपके अंदर है तो आप रियल में एक धम्म को के फॉलोअर्स हैं। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम विश्वजीत कुमार श्रीवास्तव है और अभी मैं आया हूँ लौरिया के अरेराज का अशोक स्तंभ में। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये लौरिया का अशोक स्तंभ है, यानी कि लौरिया का अशोकन पिलर है। इसके ऊपर अगर आप देखिएगा तो यहाँ पे कैपिटल आपको नहीं दिखेंगे। इसके पहले मैं रामपुरवा में गया था और लौरिया का नंदनगढ़ में गया था। वहाँ पे मैंने वीडियो बनाया बाकायदा और वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था कि लौरिया का जो नंदनगढ़ है वहाँ पे जो अशोक का जो स्तंभ है वहाँ पे शेर की प्रतिमा है, एक मुंह वाले शेर की प्रतिमा। मैं कुछ दिन पहले एक साल पहले रामपुरवा में कुछ अवेयरनेस टाइप का वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि वहाँ पे एक शेर की प्रतिमा मिली थी जिसे कि इंडियन म्यूजियम ऑफ कोलकाता में रखा गया था, और एक बुल का कैपिटल मिला था, यानी कि बैल की प्रतिमा मिली थी। उसे प्रेसिडेंट पैलेस ऑफ दिल्ली यानी कि राष्ट्रपति भवन दिल्ली के अंदर रखा गया था। तो इस तरह का यहाँ पे कोई प्रतिमा नहीं मिलता है। हालांकि यहाँ के जो लोकल्स लोग हैं उनका मानना है कि यहाँ पे जो पहले के पुरातन जो लोग हैं, आज से 70-80 साल पहले के लोग, वो कहते थे कि यहाँ पे जब उत्खनन हुआ है तो उस समय यहाँ पे एक शेर की प्रतिमा मिली है। लेकिन इसका कोई हिस्टोरिकल एविडेंस मुझे आज तक मैंने कभी नहीं पढ़ी, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता दावे के साथ कि ये सच है। लेकिन फिलहाल मैं जितना जानता हूँ यहाँ पे कोई कैपिटल नहीं मिला है। दूसरी बात, अगर आप इसको गौर से देखें तो आप जूम करके दिखा दीजिए। अगर आप इसको गौर से देखें तो यहाँ पे कुछ अक्षर जो है उसको उकेरित किया गया है, कार्व्ड किया गया है, इनग्रेव्ड किया गया है। अब मेरी बात समझिए, किसी भी देश जो एक लोकतंत्र है, अगर वह लोकतंत्र है तो उसका एक अपना संविधान होता है और उस संविधान से ही पूरा नियम कानून चलता है। ठीक उसी प्रकार जब अशोक भारत का सम्राट था, भारत का राजा था, तो अशोक का भी एक संविधान था और उस संविधान को दो तरह के अभिलेखों पे अंकित किए जाते थे। दो तरह के अभिलेखों पे, पहला अभिलेख जिसे शिलालेख कहा जाता था, जिसे शिलाओं पे यानी कि रॉक पे उसको लिखा जाता था, और दूसरा अभिलेख जिसे पिलर इंस्क्रिप्शन कहा जाता था, यानी कि स्तंभ लेख। तो ये जो कैटेगरी है यह स्तंभ लेख के कैटेगरी में आता है, शिलालेख के कैटेगरी में नहीं। अब दूसरी बात समझिए कि स्तंभ लेख भी दो प्रकार के होते हैं, लघु स्तंभ लेख, लघु और बृहत स्तंभ लेख। तो ये जो है यह बृहत स्तंभ लेख के कैटेगरी में आता है। अब इसमें जो रॉयल ऑर्डर जो है, जो लिखे गए हैं, जो इसमें उकेरित किए गए हैं, रॉयल ऑर्डर यानी कि साम्राज्य के राज्य आदेश, वो यहाँ के संविधान हुआ करते थे, जिसके अनुसार पूरे भारत में नियम कानून चलता था। अभी मैंने आपको जो बताया कि धम्म क्या है और धम्म क्या क्या है, यानी अपासियाने बहुकयाने दया दाने सचे साचवे माधवे साधवे च, ये सारे चीज इसमें लिखी गई है। अब एक और चीज समझिए कि अशोक के जो अभिलेख है, स्तंभ लेख है, उस स्तंभ लेख में टोटल 7 लेख लिखे जाते थे, 7 पिलर एडिक्ट, जिसमें से उन 7 पिलर एडिक्ट में से केवल 6 पिलर एडिक्ट आपको यहाँ पे मिलेंगे, 7 पिलर एडिक्ट आपको नहीं मिलेगा। ये एक जानकारी के तौर पर मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर में यहाँ पे कोई कैपिटल यानी कि कोई प्रतिमा इसके टॉप पे क्यों नहीं है। ठीक है, देखिए एक थ्योरी है, ये मेरा कोई पर्सनल एनालिसिस नहीं है, लेकिन एक थ्योरी है जो मैं आपको हमें बता रहा हूँ। प्राचीन काल में अगर अकबर को छोड़ दिया जाए और कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश जैसे लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, तो बहुत सारे ऐसे मुगल और टर्किश रूलर्स आए भारत में जो प्योर शरिया कानून पे चलने वाले और इस्लाम में बिलीव करने वाले थे। तो वो लोग मूर्ति कला में विश्वास नहीं करते थे, वे लोग संगीत में विश्वास नहीं करते थे, वे लोग नाच गान में, नृत्य में विश्वास नहीं करते थे। तो ऐसे चीजों को वो लोग मिटाने के प्रयास किए। इसी सिलसिले में एक थ्योरी आया था जो कि मेरे द्वारा प्रतिपादित नहीं है, ये थ्योरी हिस्टोरियन और आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा प्रतिपादित किया गया है कि जहाँ जहाँ उनको प्रतिमाएं मिली
अशोक स्तंभ के ऊपर उसको उन्होंने तोड़ने का प्रयास किया था। इसी कड़ी में मुझे ये लगता है कि यहाँ की जो प्रतिमा है उसे भी तोड़ा गया था। और जो जानकारी है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यह जो अशोक स्तंभ है, इस लौरिया के अरेराज के अशोक स्तंभ में ब्राह्मी लिपि से लिखा गया है। क्योंकि आज हम लोग पढ़ते हैं वो जो है वो देवनागरी लिपि है, देवनागरी स्क्रिप्ट है, लेकिन इस लौरिया का जो अशोक स्तंभ है जो कि अरेराज में पड़ता है, यहाँ पे ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता था। और जो भाषा होती थी, जैसे आज हमारी भाषा हिंदी भाषा है, उस तरह से यहाँ की जो भाषा थी वह प्राकृत भाषा थी। स्थानीय लोग इसे लौर बाबा के नाम से जाने जाते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर इस भाषा को आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है और जो यह भाषा पढ़ लेगा उसे किसी खजाने का रास्ता मिल जाएगा। जैसे जो मेरा का जो गांव है वह रामपुरवा है, और रामपुरवा का जो अशोक स्तंभ है वहाँ पे मैं जब गया तो वहाँ के जो स्थानीय लोग थे उनका यह मानना था कि यह जो भाषा है यह पढ़ी नहीं जा सकती है, और जो इस भाषा को पढ़ लेगा वह किसी खजाने के रास्ते तक पहुंच जाएगा। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई ये सारी चीज जो है मिथ है। क्योंकि 1837 में एक अंग्रेज आए जेम्स प्रिंसेप, और वो जेम्स प्रिंसेप ब्राह्मी लिपि को डिकोडिफाई किए, उसको डिसाइफर किए, और उसके बाद पता चला कि ब्राह्मी लिपि को पढ़ा जा सकता है। और इसके बाद यह भी पता चला कि यहाँ पे अशोक के 6 राज्य आदेश यानी कि रॉयल ऑर्डर यानी कि पिलर एडिक्ट का यहाँ पे वर्णन किया गया है, कार्व्ड किया गया है, इंग्रेव्ड किया गया है, जिससे आज भी संविधान हमारा उस समय का अशोक का संविधान चलता था। और मैंने आपको बताया भी कि धम्मा पॉलिसी जो है इसमें एक बड़ा मेजर चीज है जिसको इसमें इंग्रेव्ड किया गया था, कार्व्ड किया गया था। एक और चीज है कि बहुत सारे स्थानीय लोगों का मानना है कि यह लौर बाबा है, यानी कि इसी से इसका नाम लौरिया ही पड़ा। मैं कुछ दिन पहले आपको वीडियो बनाया था जिसमें लौरिया नंदनगढ़ के बारे में मैंने बताया था, और मैंने वहां पे भी बताया था कि उसको भी लौर बाबा के नाम से जाना जाता है, और जहां जहां स्तूप है उसे भीसा माई के नाम से जाना जाता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, यह प्योरली बौद्ध धर्म से जुड़ी है। मैं खुद एक हिंदू हूं और सनातन धर्म को फॉलो करता हूं, सनातन के प्रिंसिपल्स को फॉलो करता हूं। लेकिन जो मिथ है, जो अफवाह है, जो र्यूमर्स है, जो हियरसे है, उसको डिकोडिफाई करना जरूरी है। और इसी कड़ी में मैं आपको यह बताना चाहता हूँ कि ये कोई लौर बाबा नहीं है, यह एक अशोक का स्तंभ है जिससे अशोक के काल में संविधान चलता था, और उससे लोगों में अशोक का जो संविधान था उसको विस्तृत रूप देने के लिए सारे जगह इस चीज को हलवाया जाता था। दूसरी बात, इससे हमें बेनिफिट क्या है, हमें इससे लाभ क्या है? देखिए, कोई भी हिस्ट्री, अतीत में कोई भी जो इतिहास बनती है वह या तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से, या तो लिटरेरी एविडेंस से यानी साहित्यिक स्रोत से, या तो फॉरेन अकाउंट से बनता है। किसी भी इतिहास की रचना इन्हीं तीन साक्ष्यों से किया जाता है। इसी कड़ी में आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के अंदर यानी कि पुरातत्विक साक्ष्य के अंदर यह अभिलेख पाया जाता है, और इस अभिलेख को पढ़ने से ये पता चलता है कि अशोक वाकई में कितने महान शासक थे। उस समय का पॉलिटी कैसा था, यानी कि राज्य तंत्र कैसा था, उस समय का सोसाइटी कैसा था, यानी कि समाज तंत्र कैसा था, समाज कैसा था, और उस समय का इकोनॉमी कैसा था, और उन्होंने धर्म के लिए, बौद्ध धर्म के विस्तार के लिए कौन कौन से पॉलिसी को उन्होंने अपनाया, इस चीज का पता चलता है। और कुल मिला के इससे इतिहास को हम लोग समराइज कर पाते हैं और इतिहास को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। तो बेसिकली हमें क्या फायदा है, मैं यहाँ पे वीडियो क्यों बनाता हूँ, इस चीज का टोटल जो सार यही है, समूचा सार यही है कि इससे हमें फायदा ये होता है कि हम आज इतिहास को फिर से पुनर्जीवित कर पाए हैं। यह आज इसका देन है, अगर कोई योगदान है तो इस अशोक स्तंभ का है, जिससे हम आज अशोक के बारे में जान पाते हैं। अभी कुछ देर पहले मैं जब वीडियो बना रहा था, इस वीडियो शूटिंग के दौरान मेरे बैकग्राउंड में आपको एक महिला पूजा करती हुई दिख रही होंगी। आपको मेरी बात समझ में आ रहा होगा, क्योंकि बहुत कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ऐसे ही लौरिया के नंदनगढ़ स्तूप के नीचे एक कार्ड रखा हुआ था, और उसमें मतलब कार्ड रखा हुआ था, और इसका पर्पस ये था कि वह लौर बाबा से आशीर्वाद वो लोग मांग रहा था कि हमारे वर वधू को आप आशीर्वाद दीजिए ताकि वो फले फूले। तो कुल मिला के उनका बेसिक कॉन्सेप्ट ये था, यानी कि ब्लेसिंग इसलिए मांगा जा रहा था क्योंकि उनका बिलीफ है कि यह एक लौर बाबा है, यानी कि हिंदू देवी देवताओं से जुड़े हुए। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने इसके पहले ही बताया था। तो बहुत लोग ने यह कहा भी था कि हो सकता है कि वह एक बौद्ध विवाह हो, यानी कि जो दलित लोग, जो जय भीम वाले जो लोग हैं,
वह जो बौद्ध विवाह करते हैं, और उस बौद्ध विवाह के जरिए हो सकता है कि उन लोगों ने यहाँ पे आशीर्वाद मांगा हो, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं थी। अगर मैंने वहाँ पे फोटो भी लिया था और वीडियो को भी अगर आप अच्छे से देखेंगे तो बाकायदा आपको पता चलेगा कि वो बौद्ध विवाह नहीं था, क्योंकि बौद्ध विवाह वहाँ पे लिखा ही नहीं था ऐसा कुछ। और अभी आप देखें भी यहाँ पे आई थिंक कि शादी में जो होता है सोहर गाया जाता है, या फिर जो भी गाया जाता है, उस सोहर को गाते हुए ये कुछ स्त्रियां, कुछ महिलाएं यहाँ पे आई और यहाँ पे इन्होंने पूजा किया और यहाँ पे चले गए। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसका एविडेंस अगर आपको चाहिए तो यहाँ पे देखिए अगरबत्ती जल रहा है और 1 2 3 4 5 यानी कि 5 जगह टीकाएं की गई हैं। तो कुल मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारा सनातन धर्म सच में बहुत महान है, क्योंकि रियल बात है, हम लोग हर चीज में भगवान को देखते हैं, चाहे वो नदी हो, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, हम लोग जमीन को भी भगवान मानते हैं। लेकिन यह एक बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो इसको भगवान मानने की कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मल एक पत्थर का टीला है जिसको अशोक ने बनवाया था, और इसको भगवान की दर्जा देने का कोई जरूरत नहीं है। हमारा सनातन धर्म सच में महान है, लेकिन अगर हम ऐसी मूर्खताएं करते रहेंगे तो बिल्कुल भी हमारा सनातन धर्म महान नहीं बनने जा रहा है। अगर हमें सनातन धर्म को महान बनाना है तो सनातन को सच में सत्यता में समझना होगा कि आखिर में हमारा सनातन है क्या। मेरे गांव रामपुरा में अगर आप जाइएगा तो रामपुरा से जस्ट 100 मीटर की दूरी पे आपको एक बौद्ध स्तूप भी मिलेगा। बहुत कम लोग जानते हैं उसको, चूंकि भीसा माई का नाम दे दिया गया है और वहाँ पे दुर्गा माता का आई थिंक की मूर्ति वहाँ पे लगाया गया है। ठीक उसी तरह जिस तरह से वहाँ पे 100 मीटर की दूरी पे एक बौद्ध स्तूप था, उसी तरह यह जो लौरिया का अशोक स्तंभ है, लौरिया का अरिराज का अशोक स्तंभ, मैं चाहूंगा कि आप इसे दिखाएं। लौरिया का जो अशोक स्तंभ है, इससे 100 मीटर की दूरी तो नहीं, लेकिन 10 से 15 मीटर की दूरी पे आप आ जाइए कैमरा, 10 से 15 मीटर की दूरी पे आपको एक बौद्ध स्तूप मिलेगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। मैंने इसके बारे में पढ़ा नहीं है कि वेदर ये बौद्ध स्तूप है या नहीं है, लेकिन फिर भी यह बहुत प्राचीन है और कम से कम 2400-2500 साल से भी ज्यादा पुराना है। ये जो अगर आप देखिए किसी भी स्तूप का खासियत होता है कि यहाँ पे प्रदक्षिणा पथ होता है। आइए आप यहाँ पे आइए। किसी भी स्तूप का खासियत होता है कि वहाँ पे एक प्रदक्षिणा पथ होता है, लेकिन यहाँ पे मुझे अभी कोई प्रदक्षिणा पथ नहीं मिला है। प्रदक्षिणा पथ का मतलब कि आप मंदिर में जाइएगा तो वहाँ पे गोल गोल चक्कर मारने के लिए एक पथ बनाया जाता है, और बौद्ध धर्म में भी एक गोल गोल चक्कर मारते हुए वहाँ पे पथ बनाया जाता है। तो ये फीचर मुझे अभी यहाँ पे नहीं दिखा, लेकिन एक यहाँ देखिए कुंड की तरह दिखता है ये, अगर आप देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पानी वानी स्टोर किया जाता होगा या फिर जो भी हो, क्योंकि मैंने हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ा है तो वहाँ पे एक ग्रेट बाथ का फीचर आपने सुना होगा, महान स्नानागार, बृहद स्नानागार। तो उस एक बृहद स्नानागार वहाँ पे होता था, उसका भी अगर आप देखिएगा तो इसी टाइप का कुछ मिलेगा। लेकिन ये हड़प्पा सभ्यता से नहीं जुड़ी है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए मुझे लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है यहाँ गर्भगृह रहा होगा। गर्भगृह यानी कि बुद्ध का जो अवशेष है वो, क्योंकि आप लोगों ने सुना होगा कि अशोक जो है 84,000 स्तूप बनवाया था, तो मुझे लगता है कि उसी दौरान इसने यहाँ भी स्तूप बनवाया था और बुद्ध के अवशेषों को यहाँ पे उसने स्थापित करवाया होगा। मेरी यहाँ पे कोई जानकारी, विस्तृत जानकारी मेरी नहीं है इसके बारे में, लेकिन मैं फिर भी एक एनालिसिस के तौर पे मैं आपको यह बता रहा हूँ।